बाबा रामदेव का समय चल रहा है, इसीलिए इतने चौड़े से कह रहे हैं कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर सके। अगर बाप बदल जाए ना एक सेकंड को भी, ये पता चल जाए कि दिल्ली की सरकार जा रही है। तो यही बाबा, दिन पहले तक एक नारा चलता था कि लाल किले से उठी ललकार किसकी थी, पहन के भागे जिसकी वो सलवार किसकी थी। उस वक्त तो बाबा को गिरफ्तारी का इतना डर हो रहा था। अब चोर का बाप चोरों का सरदार है, हुकूमत में है। इस वक्त उनसे ये डायलॉग बुलवा रहा है, अभी सरकार बदलने दो, फिर देखना कैसे शीर्षासन करके और पैरों में पड़े होंगे यही बाबा। जितने बड़े चोर बाबा रामदेव हैं, उतने ही बड़े गुनहगार ये एलोपैथी वाले भी हैं। रहम का लूट तंत्र दोनों एक साथ अब आपस में टकरा रहे हैं। कांटे से कांटा निकल जाएगा भारत माता के पैर में से और वो सुकून से हो जाएगी। तो इस वक्त इन लोगों को आपस में उलझने दीजिए। जिस दिन इन नेताओं को, बीजेपी के, आरएसएस के नेताओं को, जिस दिन, या इन पूंजीपति दोस्तों को भी जिस दिन ये लगने लगेगा कि मोदी जी के साथ की वजह से नुकसान उठ रहा है। मैंने शाहीन बाग में भी कहा था कि जब तक सेठ के पेट पे लात नहीं पड़ेगी तब तक ये नहीं सुनेंगे, बायकॉट जियो। और जब बायकॉट जियो की एक हल्की सी लहर भर आई पंजाब के अंदर, तो एक ही चीख में निकली थी सेठ की और मुंह से निकली फिर वो मोदी जी के। अगर यही 10 गुना हो गई तो क्या करेंगे? सेठ अपना धंधा देखेगा, मोदी जी से दोस्ती नहीं निभाएगा। यही बीजेपी, यही आरएसएस और यही सेठ, इन्हें साइड को करके नया नेतृत्व ढूंढेंगे। सत्ता हाथ से नहीं जाना देना। कुछ दिन पहले तक एक नारा चलता था कि लाल किले से उठी ललकार किसकी थी, पहन के भागे जिसकी वो सलवार किसकी थी। उस वक्त तो बाबा को गिरफ्तारी का इतना डर हो रहा था। अब चोर का बाप चोरों का सरदार है, हुकूमत में है। इस वक्त उनसे ये डायलॉग बुलवा रहा है, अभी सरकार बदलने दो, फिर देखना कैसे शीर्षासन करके और पैरों में पड़े होंगे यही बाबा। जब गंगा में लाशें दिखनी शुरू हो गई, जब लाशों के ऊपर से, कब्रों के ऊपर से कपड़े रामनामी उठने शुरू हो गए, जब मीडिया आप लोग उधर चले गए, तो फिर एक हंगामा यहाँ काटा गया है दूसरी तरफ, ताकि ये मीडिया इधर की तरफ भागे। अब स्क्रीन पे से वो सब चीज़ें हट चुकी हैं और सिर्फ बाबा रामदेव चल रहे हैं। बाबा रामदेव की जो कहानी है वो ध्यान भटकाने के लिए है। अब वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, जितने बड़े चोर बाबा रामदेव हैं, उतने ही बड़े गुनहगार ये एलोपैथी वाले भी हैं। रहम का लूट तंत्र दोनों एक साथ अब आपस में टकरा रहे हैं। कांटे से कांटा निकल जाएगा भारत माता के पैर में से और वो सुकून से हो जाएगी। तो इस वक्त इन लोगों को आपस में उलझने दीजिए। तो क्या बाबा रामदेव को स्टेपनी की तरह यूज किया गया है सरकार द्वारा? नहीं, ऐसा मत कहिए स्टेपनी की तरह। उनको बताया कि भाई देखिए सरकार आपकी भी है, उन्हें भी मालूम है उनका कितना दांव पे लगा हुआ है, तो वो भी अपना छोटा सा रोल प्ले करने आ गए बेचारे। बाबा रामदेव का समय चल रहा है, इसीलिए इतने चौड़े से कह रहे हैं कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर सके। अगर बाप बदल जाए ना एक सेकंड को भी, ये पता चल जाए कि दिल्ली की सरकार जा रही है। तो यही बाबा रामदेव। आपका तो समय बदल गया ना इसका मतलब? ये हमारा समय तो ऐसे ही चलता रहता है। कभी 3 काले कानून CA NRC पे लड़ते रह जाते हैं, कभी इन 3 काले कानून पे लड़ते रह जाते हैं। और ईमानदारी की बात बताएं कि यहाँ से बड़े आंदोलन की ज़रूरत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ से फ्री होने के बाद, यहाँ से जीतने के बाद फिर वहाँ रह के देखिए, मैं एक सेकंड, आंदोलन इस वक्त जो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिनको जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं कर रहे। पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही, और तो और जुडिशरी भी अपना काम नहीं कर रही है। अगर कानून का मामला है तो गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसे अपने यहाँ बुला के इस बात को सुनवाई, तो उसने खुद ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि अब हमारा भी भरोसा उस पर नहीं है कि वो हमसे कह दे कि ठीक है मैं सुनवाई कर रहा हूँ, ये तब तक ये सस्पेंड रहेंगे लॉज, तो हमारा भी भरोसा नहीं है। क्योंकि अब इन्होंने अपनी हरकतों से ये भी दिखा दिया है कि जुडिशरी भी सरकार के प्रभाव में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला जो कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, इस वक्त उसके ऊपर आँच आ रही है। सर, आप CNRC आंदोलन का जिक्र करते हैं बार बार, वो आंदोलन बीच में लटका हुआ है, अगर वो दोबारा शुरू होता है क्या किसान साथ देंगे उस आंदोलन में? वो भी सरकार के खिलाफ। देखिए मैं मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिए, मैंने इसीलिए से आखिरी आंदोलन कहा था। अगर हमारा आंदोलन कामयाब हुआ तो उसकी कामयाबी का पहला परिणाम ये होगा कि हम इन काली ताकतों को सत्ता से हटा देंगे। जो वो काली ताकतें उन 3 काले कानून को लाई थी, जब वो सत्ता से चले जाएंगे तो उन कानूनों का भी इलाज हो जाएगा। हम संप्रभु राष्ट्र हैं,
अगर हम एक बार पार्लियामेंट को इनके कब्जे से बचा लेंगे तो सारे काम अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। सर आप वही सवाल है ना, बार आप कहते हैं हम इन्हें हटा देंगे, पर रास्ता नहीं है ना। उन इतनी बड़ी फोर्स है आपके सामने, कैसे हटाओगे उसे आप? कौन सी फोर्स? संसाधनों से लैस है नहीं, तो। वो कौन सी है? कौन सी फोर्स जिससे आप लड़ रहे हो? आप उसका नाम लें, बीजेपी है, आरएसएस है, पूंजीपति हैं, आप नाम लें। हाँ तमाम समझ लो यही। देखिए, जिस दिन इनके ऊपर इस बात की आंच आएगी, इनका जाने का नंबर आएगा, तो सबसे पहले इनका गठबंधन टूटेगा। कोई डूबते जहाज के साथ नहीं टिकता और सबसे पहले चूहे कूदते हैं। तो ये छोटे छोटे दल टूट के अलग को चलेंगे। और भी कुछ मत करिए, अगर आज की तारीख में सिर्फ 2 एमपी इस्तीफा दे दें तो सरकार बहुत तगड़े रूप से, भयंकर रूप से बैकफुट पे आ जाएगी। आपने दूसरों को भी 10 बागपत का और मुजफ्फरनगर का, ये दोनों एमपी इस्तीफा दे दें बस। वकील साहब आपने दूसरों को 10 साल का मौका दिया, इनको भी देख लोगे 10 साल? अभी तो 7 साल ही हुए, क्या पता कुछ अच्छा ही कर दें। किसे और को 10 साल का मौका दिया? कांग्रेस को दिया आपने, 10 साल रहे मैंने बहुत दिन तक नारे लगवाए हैं, मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। वो सारी चीज़ें सरदार जी मौन थे। हमारी नॉन पॉलिटिकल अप्रोच का लाइफ का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक फिल्म बनी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और आप उनका पॉलिटिकल कैरियर उठा के पढ़कर देखिए, वो सबसे ज़्यादा प्लान्ड रूप से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचने वाला आदमी था। एक गलतफहमी उड़ाई गई कि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी और राहुल गांधी काम नहीं करने दे रहे, जबकि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमने अमेरिकन इंजन में अपनी बोगी जोड़ दी है। उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को और इंस्टीट्यूशंस को कॉम्पेटेबल बनाया इंडियन के, सारा पेपर वर्क उन्होंने किया। लेकिन वो जो गलत काम नहीं कर सकते थे, जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी, उनके लिए पहले से ही असंतोष भड़का के जब सत्ता पलटी तो ये 56 इंच के सीने वाला मूर्ख आ गया। तो फर्क सिर्फ इतना है कि मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, सभ्य आदमी थे, सौम्य आदमी थे और खामोशी से काम कर रहे थे। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वो वित्त सलाहकार रहे, तो उन्हें आंदोलनों की, और जी टीवी, आर भारत, अर्नब, ये ऐसे हैं कि इनके दिल में थोड़ी सी दहशत इस बात की होनी चाहिए कि आप जो भी बकवास अपने स्टूडियो में बैठ के करते हैं उसका जनता कैसे रिएक्शन देगी। ये एक तरफा नहीं चलेगा कि आप मैनिपुलेशन करते रहें, आप इल्ज़ाम लगाते रहें, आप झूठ बोलते रहें और अगला व्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं। मैं हाई कोर्ट में एक दिन अपीयर हो रहा था, तो एक जज साहब ने मेरे सीनियर से सवाल पूछा कि तब हुआ ये था कि मोहम्मद साहब का कार्टून छाप दिया था एक मैगजीन ने, और मेरठ के एक नेताजी ने उस पर इनाम डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी इसका सिर काट के लाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या ये बात उचित है? तो उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका आखिरी लॉजिक है। बोले हाँ। तो बोले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अपने बाप को गाली देने के लिए है, मेरे बाप को गाली देने के लिए नहीं है। अगर मेरे बाप को गाली देंगे तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मैं आपको गोली भी मार सकता हूँ। अब यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल है। मीडिया के पास अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वो उसका दुरुपयोग कर रही है, और फिर वो जनता से ये उम्मीद ना करे, वो इन करोड़ों लोगों में से ये उम्मीद ना करे कि किसी को भी कोई बात ऐसी बुरी लग जाए और वो उसका अपनी तरीके से रिएक्शन दे दे। तो मैं तो इस बात को मानकर चलता हूँ कि ये किसानों का संयम है, जो अभी तक मीडिया के बहुत सारे चैनल जो है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर इनका एक बार में सही काउंटर मिल जाएगा तो ये भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और या फिर ये खामोश हो जाएंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे अभी अपनी अभिव्यक्ति। वकील साहब, आपने अपने एक बयान में कहा कि अगर किसान अब चले जाते हैं तो ये इतिहास बन जाएंगे, अगर ये जीत के जाते तो इतिहास बना के जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सच है। या तो हम इतिहास बनाएंगे या इतिहास बन जाएंगे। देखिए, मैं अपना बताता हूँ, मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ कि हाँ, मैं इस वक्त विशुद्ध रूप से आंदोलनजीवी हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन है। क्यों? अगर हम जीत गए तो फिर किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, फिर किसी भी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो सरकारी मशीनरी है, जो हमारी व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम इसके ज़रिए इन कामों को करेंगे। और अगर हम हार गए तो यकीन मानिए कि मेरी पीढ़ी तो फिर कोई दूसरा आंदोलन देख नहीं पाएगी। ये हार इतनी बड़ी होगी।